नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि गजा पर इजराइल का फिर से कब्जा एक बड़ी गलती होगी। सीबीसी न्यूज के 60 मिनट के इंटरव्यू में बाइडेन ने यह बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य करेगा और निर्दोष नागरिकों को दवा, भोजन और पानी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि इजराइल को इस क्षेत्र को लंबे समय तक नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इस क्षेत्र को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी। हमास के चरम तत्व सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आपको बता दें कि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल दौरे की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। साथ ही बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में अब तक करीब 3200 लोगों की जान जा चुकी है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार और अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनावी राज्य मिजोरम की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। गांधी की इस 3 दिवसीय यात्रा को कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि कांग्रेस द्वारा हाल ही में कहा गया था कि वह राज्य की सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं राज्य की सत्तारूढ़ एमएनएफ ने भी सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 3 दिवसीय मिजोरम यात्रा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा कि उनकी इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन मिजोरम के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसीलिए मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव में केवल 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं या फिर हो सकता है कि उसे एक भी सीट ना मिले। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जोरम पीपल्स मूवमेंट को अपनी पार्टी एमएनएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने दावा किया कि जेडपीएम को आगामी चुनाव में लगभग 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सत्ता में बने रहने को लेकर जोरमथंगा ने कहा कि राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट ही सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमें सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मेरा मानना है कि 40 सीटों में से मेरी पार्टी 25 से 30 सीटें जीतेगी। हम इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सोमवार 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। वहीं जब हाई कोर्ट से भी याचिका खारिज कर दी गई तो इसके बाद वे फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आपको बता दें कि आप नेता ने बीमार पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए जमानत याचिका की अर्जी दाखिल की है। वहीं ईडी का कहना है कि उन्हें जमानत दिए जाने से वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तेलंगाना में होने वाले चुनाव के मद्देनजर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस ने कल रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में जनता को रिझाने के लिए कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं, जिसमें कि हर पात्र परिवार को 400 रुपये का गैस सिलेंडर और 5 लाख रुपए तक का बीमा आदि शामिल हैं। अब इस बीच खबर है कि बीआरएस को चुनौती देने के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में एक और बड़ी घोषणा कर सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डी श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस अपनी प्रस्तावित महालक्ष्मी योजना के तहत चुनावी राज्य तेलंगाना में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को उनकी शादी के समय 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में राज्य की सत्तारूढ़ बीआरएस अपनी कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की शादी के लिए 1.16 लाख रुपए दे रही है। साथ ही बता दें कि कांग्रेस चुनावी राज्य में पहले ही अपनी 6 चुनावी गारंटी की घोषणा कर चुकी है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कल रविवार को प्रतिक्रिया देते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया है। उन्होंने मुंबई में एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान कहा कि पूरी ज़मीन फिलिस्तीन की है और इसराइल ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। शरद पवार ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी फिलिस्तीन के साथ मजबूती से खड़े थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी सभी के इसराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर एक जैसे विचार थे। यह हमेशा भारत सरकार का रुख था। भारत कभी किसी और के साथ खड़ा नहीं हुआ। भारत हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहा जो मूल रूप से स्वामित्व रखते थे।
एनसीपी प्रमुख ने आगे कहा, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री असली मुद्दे को छोड़कर इसराइल के साथ खड़े हो गए। उन्होंने वास्तविक मुद्दे की उपेक्षा की। हमें अपने रुख के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। एनसीपी का रुख स्पष्ट है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनका मूल रूप से उस भूमि पर स्वामित्व था। पूर्व सीईसी और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का रविवार 15 अक्टूबर को दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। आज सोमवार को दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म विभूषण श्री मनोहर सिंह गिल जी के निधन पर अत्यंत दुख हुआ। यूपीए सरकार में एक मूल्यवान सहयोगी के रूप में और पहले एक सिविल सेवक के रूप में खेल, चुनावी प्रक्रियाओं और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के विकास में उनका योगदान लंबे समय तक रहा। उनके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से उनकी शाश्वत शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि चुनाव आयोग अपने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर MS गिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। चुनावी प्रक्रिया के प्रति उनका नेतृत्व और प्रतिबद्धता आयोग में हमें प्रेरित करती रहेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के कल रविवार को खेले गए 13वें मुकाबले में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रनों से हरा दिया है। बता दें कि इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वहीं अफगानिस्तान की टीम 49.5 ओवर में 284 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी इंग्लैंड की टीम 40.3 ओवर में 215 रनों पर ही सिमट गई और उसे अफगानिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।